हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं भारती आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पर सीटेट हिंदी पेडागोजी कर रहे हैं और यहाँ मैं आपके लिए 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उनमें से हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आपको उनको कैसे हल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज मैं आपके लिए 16 फरवरी 2014 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसकी हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वप्रिय उद्देश्य है। नंबर 1, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 2, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। नंबर 3, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। नंबर 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। सोचिए क्या है इसका आंसर। तब तक मैं पेंसिल ले लेती हूँ। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मुझे नहीं लगता कि जितनी भी साहित्यिक विधाएं हैं सबका ही ज्ञान, वो भी गहनतम ज्ञान दे दिया जाएगा। नहीं, गलत आंसर। सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ तीव्र गति से पढ़ना ही है भाषा का शिक्षण का उद्देश्य। गलत आंसर। भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बड़ी क्लासेस में ही सौंदर्य शास्त्र तथा साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान दिया जाता है। तो अगला देखते हैं, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। बिल्कुल सही आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि आपको अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना आना चाहिए। यही है इसका सही आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ऐतिहासिकता, इतिहास। यहाँ पर 2 डैश हैं, एक डैश में आंसर पहले वाला आएगा और दूसरे में दूसरे वाला। तो सोचिए क्या है इसका आंसर। नंबर 1 पे है ऐतिहासिकता और इतिहास। नंबर 2 पे संस्कृति और संस्कृति। नंबर 3 पे बारीकी और व्याकरण। नंबर 4 पे नियमबद्धता तथा व्याकरण। सोचिए क्या है इसका आंसर। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, ऐतिहासिकता, संस्कृति, बारीकी या नियमबद्धता। देखो, ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उस भाषा की संस्कृति का भी पता हो, और क्योंकि भाषा किसी भी डैश का भी नहीं होती है। व्याकरण का तो हम नहीं कह सकते कि भाषा किसी व्याकरण का हिस्सा है। हाँ, भाषा सीखने के लिए व्याकरण हमें चाहिए होता है, पर वह किसी व्याकरण का अभिन्न हिस्सा नहीं होती। तो ये तो नहीं हो सकते। हाँ, तो सही आंसर है नंबर 2, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। नंबर 1, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। नंबर 2, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। नंबर 3, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। नंबर 4, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। सोचिए क्या है इसका आंसर। तो डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर हो सकता है
नंबर 2, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम साहित्य का चयन कर रहे हैं तो हमें बच्चों का तो ध्यान नहीं रखना, बस लेखकों का ध्यान रखना है, बिल्कुल गलत। नंबर 3, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि हो सकता है, पर हमने बेस्ट और एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। सही तो हमें सही सारे ही लगेंगे, पर हमने सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वही चुनना है। नंबर 4 पढ़ते हैं, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। बिल्कुल सही आंसर। हमें पता होना चाहिए कि बच्चों का मनोविज्ञान कैसा है और उनकी जो भाषा प्रयोग की क्षमता है, उनका जो स्तर है, उस सबका पता होना चाहिए। तो सही आंसर है नंबर 4। बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। नंबर 1, स्वतंत्र मौखिक लिखित। नंबर 2, स्वतंत्र प्रभावी संस्कृतनिष्ठ। नंबर 3, मानक सहज प्रभावी। नंबर 4, मानक प्रभावी संस्कृतनिष्ठ। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें 3 डैश हैं, आपको बड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा। देखो जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप उसका आंसर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। सोचिए। तो नंबर 1, स्वतंत्र मौखिक व लिखित हो सकता है। नंबर 2, स्वतंत्र प्रभावी संस्कृतनिष्ठ। देखते हैं आगे पढ़ लेते हैं। नंबर 3, मानक सहज प्रभावी। देखो ये जरूरी नहीं है कि हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनको ये बोलें कि हाँ तूने मानक भाषा ही प्रयोग करनी है, ये तो गलत है बिल्कुल। और नंबर 4 में मानक प्रभावी संस्कृतनिष्ठ, यहाँ पे भी मानक शब्द आया तो ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है नंबर 1 जो बिल्कुल बेस्ट और एप्रोप्रिएट है, स्वतंत्र मौखिक व लिखित। देखो बच्चों को अपना स्वतंत्र और स्वाभाविक सहज व्यक्ति करनी आनी चाहिए, उसको भाषा का मौखिक व लिखित प्रयोग करना आना चाहिए, ये ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में नंबर 1, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। नंबर 2, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। नंबर 3, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। नंबर 4, अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे अपने जो डायरी है डायरी लेखन करें, उससे उनका जो लेखन है, लिखने की जो क्षमता है वो मैच्योर हो जाए। इस चीज़ से उसके अनुभवों को आकार नहीं दिया जा सकता। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 3, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा अनुभव पे बातचीत करने से उसके अनुभवों को आकार दिया जाएगा या उसका कोई निहित अर्थ होगा। नंबर 4, अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, लेखन की तो बात ही नहीं हुई। तो हमारा सही आंसर है नंबर 2, जिसमें बताया है कि बच्चों की विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। तो ये है हमारा बेस्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, टीचर है वो। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत करने की सलाह देंगे। नंबर 1, कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने के लिए गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। नंबर 2, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। नंबर 3, कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। नंबर 4, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं।
नंबर 1, कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। हाँ ठीक है, ये गतिविधि है, पर ये इसका अनिवार्य पक्ष नहीं है, तो गलत आंसर। नंबर 2, कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। देखो, जहाँ मैंने कहा था कि विशेष, केवल यानी पाँच जैसे शब्द आए, वो तो बिल्कुल गलत ही माने जाते हैं, तो यहाँ पर विशेष शब्द आया है जो कि इस आंसर को गलत कर देगा। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि कविता में व्याकरण पर ध्यान दिया जाता है या बल दिया जाता है। गलत आंसर। नंबर 3, कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। ठीक है, अलंकार रस प्रयोग हो सकते हैं, पर वहाँ पर विशेष बल देना ये गलत होगा। और नंबर 4, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, जो भी कविता कवि ने लिखी है, हाँ, एक भाव अर्थ को ध्यान में रख कर लिखी होगी, पर हर कोई पढ़ने वाला उसका वही भाव अर्थ ग्रहण कर ले ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ये है इसका बेस्ट आंसर, सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि नंबर 1, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। नंबर 2, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। नंबर 3, वे क्या जानते हैं। नंबर 4, क्रमश उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। देखो, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। पहले क्वेश्चन का जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा, आप आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो समझते हैं। पोर्टफोलियो सुना है आपने, सुन ही रखा होगा। पोर्टफोलियो में बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी मेन और अच्छी हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पता लग सके। तो अब आंसर चुनिए। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। ये तो नहीं हो सकता। उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, ये हो सकता है, पर हमने बेस्ट आंसर चुनना है, वे क्या जानते हैं। और नंबर 4, क्रमश उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। जी हाँ, सही आंसर है नंबर 4। हमें यह देखना है कि उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। जो पोर्टफोलियो है, जिसमें उनकी एक्टिविटी का रिकॉर्ड है, उससे ही पता लग पाएगा कि उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। यही है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। सोचिए कौन सहायक है। नंबर 1, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। नंबर 2, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। नंबर 3, औपचारिक पत्र लेखन। नंबर 4, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन समझना जरूरी है, ध्यान दीजिए। सुनिए पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में कौन सहायक है। देखो, आपने जो भी बात सुनी है उसको आपने अभिव्यक्त करना है। उसके लिए कौन सा रास्ता, कौन सी जो मेथड है सब सही होगा। नंबर 1, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से व्यक्त करना, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 2, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध रखना। देखो, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने विद्यालय के बारे में पढ़ा है सिर्फ उसी के बारे में ही लिखा जाएगा। औपचारिक पत्र लेखन में भी एक लिमिटेड आ जाएगा, अपने किसी को पत्र लिखना सिर्फ उसी के बारे में लिखना, ये भी नहीं है। नंबर 3, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। आपने कोई कहानी पढ़ी है, उसको आपने संक्षेप में लिख दिया, आप वही लिखेंगे ना जो आपने पढ़ा है, ऐसा भी नहीं है। सुनी देखी और पढ़ी घटना को अपने शब्दों में व्यक्त करना। किताबी लैंग्वेज नहीं लेनी या किसी डिक्शनरी से उठाए हुए शब्द नहीं लेने, हमने अपनी ही एक्सपीरियंस को लिखित रूप देना है, व्यक्त करना है। तो सही आंसर है इसका नंबर 1, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। ये है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। सोचिए किस चीज़ में सहायक होगा। नंबर 1, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, भाषा की प्रकृति प्रकार व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। नंबर 3, व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ करना। नंबर 4, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। चलो डिस्कस करते हैं।
नंबर 1, भाषा की नियमित प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना। भाषा की नियमित प्रकृति का पता होना जरूरी है, पर उसको बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस देना, महत्व देना, ये सही नहीं है, तो ये गलत आंसर है। नंबर 2, भाषा की प्रकृति, प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करना। कंठस्थ मतलब याद करना। देखो, जब निपात शब्द आते हैं, उसके अलावा जब याद करना, कंठस्थ करना, रट्टा मारना आदि जैसे शब्द आते हैं, तो वो आंसर हमेशा गलत होता है। तो ये है, ये शब्द से पता लग रहा है कि आंसर तो हो नहीं सकता। नंबर 3, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। देखो, यहाँ पे भी कंठस्थ शब्द आ चुका है, तो ये गलत है। बच्चों को कंठस्थ करवाना ही गलत है। नंबर 4, भाषा की नियमित प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना। बिल्कुल सही है आंसर। भाषा की नियमित प्रकृति को समझने, उसको समझना जरूरी है और उसको विश्लेषण करना जरूरी है। यही व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, डैश में इस चीज़ में सहायक है। तो यही है इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? नंबर 1, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। नंबर 2, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। नंबर 3, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। नंबर 4, विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य करना, बनाना। जैसे हम छोटी क्लास को देते हैं कि ये मुहावरा, इसका अर्थ ये होगा, तो इसका वाक्य आपने अपने शब्दों में बनाना है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ये तो मुझे नहीं लगता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य कराना। हाँ, ये तो उच्च प्राथमिक स्तर पर होते हैं ये कार्य। हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। नंबर 3, पढ़ी कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। हाँ, बड़ी क्लासेस में उच्च प्राथमिक स्तर पर यह भी कराया जाता है, जो कहानियाँ उन्होंने पढ़ी उसका नाट्य रूपांतरण। तो ये भी गलत है, यह हो नहीं सकता। नंबर 3, विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। हाँ, ये चीज़ भी करवाई जाती है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो क्या नहीं करवाई जाती, कौन सी ज़्यादा उपयोगी नहीं है? नंबर 1, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, क्योंकि ये छोटी क्लासेस के लिए ही सही है, बड़ी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है। देखो, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नहीं पूछा था, तो बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं देते और फिर आंसर गलत कराते हैं। नहीं को ध्यान में रखना है। नहीं क्या है? जो उपयोगी नहीं है वो यही है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। यही इसका सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? कौन सी है? नंबर 1, भाषा संसर्ग विधि। नंबर 2, सूत्र विधि। नंबर 3, निगमन विधि। नंबर 4, आगमन विधि। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, भाषा संसर्ग विधि। आपको पता होना चाहिए कौन सी विधि है। भाषा संसर्ग विधि में जो फेमस लेखक हैं उनके द्वारा जो लिखित कहानियाँ या रचनाएं हैं उसके द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है, भाषा सिखाई जाती है। तो उस प्राथमिक स्तर पर ये विधि तो सही नहीं लगती है। सूत्र विधि, सूत्र विधि में फॉर्मूलाज जैसे मैथ में होते हैं, तो ये भी सही नहीं है। नंबर 3, निगमन विधि। निगमन विधि में पहले रूल सिखाए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, भेद पढ़ लिए, ये भी नहीं सही। नंबर 4 है आगमन विधि, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस लिखवाते हैं। तो उस प्राथमिक स्तर के लिए यही सही है, यही है इसका बेस्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है? नंबर 1, आकलन की औपचारिकता पर। नंबर 2, संचार माध्यमों पर। नंबर 3, पाठ्य पुस्तक पर। नंबर 4, समृद्ध भाषा परिवेश पर। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। आकलन की औपचारिकता पर मतलब जो आकलन हो रहा है, असेसमेंट हो रही है, उस पर। नंबर 2, संचार माध्यमों पर, जो संचार के माध्यम है, मीडिया है, उस पर डिपेंड करता है भाषाई विकास? ऐसा तो नहीं है। नंबर 3, पाठ्य पुस्तक पर, जो भी उन्होंने पाठ्य पुस्तक पढ़ी है या उसी पे ही निर्भर कर रहा है भाषाई विकास? हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूरी होती हैं, पर बिल्कुल उसी पे सर्वाधिक रूप से निर्भर करता हो ऐसा तो नहीं है। समृद्ध भाषा प्रवेश पर, बिल्कुल सही आंसर है, समृद्ध भाषा प्रवेश। बच्चे को जितना भी भाषा प्रवेश मिलेगा, बच्चा उतनी जल्दी ही भाषा सीखेगा, उसका भाषाई विकास होगा। तो भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से भाषा प्रवेश पर निर्भर करता है, यही है इसका सही आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे नंबर 1 भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। नंबर 2 भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। नंबर 3 समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहित अर्थ समझ सकें। नंबर 4 अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। सोचिए क्या है इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। भाषा के असेसमेंट के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं बच्चे उसमें समान रूप से हिस्सा लें। हाँ, वो तो लेते ही होंगे, ये इतना ज़रूरी नहीं है। भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि हाँ भाषा सिखाने के लिए किसी चीज़ पर डिपेंड कराया जाए, इंटरनेट पर ही आपको डिपेंड करा दिया जाए कि ज़्यादा कार्य करो और प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट का प्रयोग करो, ऐसा भी नहीं है। समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहित अर्थ समझ सकें। बिल्कुल सही हो सकता है ये। अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। क्या अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास करने से बाद में हम इस बात के लिए श्योर हो जाते हैं कि उसको भाषा आ गई? तो उससे बढ़िया नंबर 3 सही है। समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहित अर्थ समझ सकें। देखो, हम तभी मान पाएंगे बच्चों को भाषा आती है जब वो कुछ पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ समझ रहे हैं। कही गई बात या पढ़ी गई बात का उसको अर्थ निकालना आना चाहिए, निहित अर्थ वो समझ सके। यही है इसका सही आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्य बल देंगे। सस्वर मतलब लाउड बोलना, बोल के पढ़ना। कौन सी है वो, कौन सी साहित्यिक विधा है? नंबर 1 आत्मकथा, नंबर 2 एकांकी, नंबर 3 जीवनी, नंबर 4 यात्रा वृत्तांत। सोचिए क्या है इसका सही आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। आत्मकथा, देखो आत्मकथा, जीवनी और यात्रा विधान ऐसी चीज़ें हैं जो हम बैठ के मौन वाचन से या मन में पढ़ सकते हैं, पर एकांकी ऐसी चीज़ है जिसका हम इसका बच्चों के ग्रुप बना के इसका नाटक पेश कर सकते हैं, एक नाटक के रूप में पेश सकते हैं। क्योंकि नाटक का एक अंक ही तो होता है एकांकी, जिसमें बच्चों को हम खड़े करके परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। एकांकी में जितने कैरेक्टर दिए होते हैं बच्चों को कहा जाता है कि उनको परफॉर्म करो, एक नाट्य रूप दो इसका। तो एकांकी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं देखते हैं हमारे क्वेश्चन। तो आज की वीडियो ख़त्म हुई। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाती रहूँगी और आप तक पहुँचाती रहूँगी। धन्यवाद।